आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अंग्रेजी राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अवध का विलय इसके बारे में देखेंगे। अवध के नवाबों ने आरंभ से ही कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया था। जब 1801 ईस्वी की संधि से अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया, तब भी किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया। कंपनी को दी जाने वाली नियमित वार्षिक धनराशि के अलावा समय समय पर अवध से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की जाती रही और अवध उन मांगों को पूरा करता रहा। फिर भी अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती रही, जबकि संपूर्ण शासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के सुझाव अनुसार ही चलती थी। 1837 ईस्वी में मोहम्मद अली अवध का नवाब बना। उसके साथ कंपनी ने एक और संधि की। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी छोटी सी सेना को भी भंग करना पड़ा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में बाधा उपस्थित करता था। इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की उसने योजना बनाई। अवध के राज्य से कंपनी को और भी विशेष लाभ मिलने की संभावना थी। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय बढ़ाई जा सकती थी, ये भी एक कारण था। परंतु डलहौजी को अपनी योजना को पूरा करने के लिए आधार ढूंढने पड़े और इसके लिए उसने कुशासन को आधार एक प्रकार से उपयुक्त समझा, कुशासन का आधार ही उपयुक्त समझा। 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध का नया नवाब बना। उसे आरंभ से ही अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया था, परंतु नवाब ने अपना प्रशासनिक उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया और स्वयं आमोद प्रमोद तथा विलासिता में डूबता गया। इसका कारण एक यह भी है कि वाजिद अली शाह समझता रहा कि जब तक कंपनी सरकार के प्रति निष्ठावान बना रहेगा, उसे किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसे गवर्नर जनरल डलहौजी की योजना की भनक अंतिम समय तक भी नहीं मिल पाई थी। अवध के संबंध में कोई कार्यवाही करने से पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य एकत्र करने का निश्चय किया, ताकि वो अपने कार्य का औचित्य सिद्ध कर सके। इसके लिए उसने क्या किया, अवध में जो नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंटों को विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की जिससे गवर्नर जनरल प्रसन्न हो सके और वह कंपनी सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने बैतौर साक्ष्य के उन रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सके। 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध के कुशासन का विवरण दिया। स्लीमैन की रिपोर्ट के अनुसार
अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। कुशासन का सारा दोष नवाब के सिर पर डाला गया, नवाब वाजिद अली के सिर पर डाला गया। और उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। फिर भी कर्नल स्लीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह की कार्रवाई से ब्रिटिश साम्राज्य की या ब्रिटिश प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। अब स्लीमैन की इस दलील से डलहौजी को अवध विलय की जो अपनी योजना थी उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करनी पड़ी, परंतु उसने चालाकी से काम लिया और न तो स्लीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में कोई चेतावनी ही दी गई। अब कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट से डलहौजी का काम नहीं बन पा रहा था, परंतु वह निराश नहीं हुआ। 1854 में उसने एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्रम को अवध में नया रेजिडेंट नियुक्त किया। जनरल ओट्रम ने अपनी नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब और उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। कह सकते हैं कि अवध के जो है कुशासन को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट से डलहौजी का काम बन गया। उसने इस रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। परंतु कार्रवाई अवध को डलहौजी अंतःकरण से हड़पना चाहता था, किंतु सार्वजनिक या प्रकट में वैसा प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। इसलिए सर्वप्रथम उसने निर्णय किया कि 1801 ईस्वी की जो संधि है, जिसमें नवाब ने उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया था, उसे भंग कर दिया जाए। इस संधि को भंग करके एक नई संधि करने का निश्चय किया गया। नई संधि के अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि प्रशासन का सारा कार्य कंपनी को सौंप दे, उसे केवल औपचारिक अधिकार दिए गए। वास्तव में ऐसा करके डलहौजी यह दिखाना चाहता था कि वह अवध को हड़पना नहीं चाहता, केवल वहाँ का प्रशासन कार्य अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता है, ताकि लोगों को साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन मिल सके, और यह कंपनी का दायित्व भी है। यह दिखावा करना चाहता था। लेकिन वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद नहीं आई। वह नाम मात्र का नवाब बने रहने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने, क्योंकि उसके पास न सेना थी न कुछ करने की इच्छा शक्ति, तो निष्क्रिय विरोध के अलावा कोई कदम नहीं उठाया और डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया कि शायद गवर्नर जनरल को दया आ जाए। परंतु डलहौजी ने एक घोषणा जारी करके अवध के राज्य को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार अवध के राज्य का विलय हो गया। जहाँ तक अवध विलय का औचित्य है, यह सही है कि अवध में कुशासन था, लेकिन इसके लिए नवाब नहीं बल्कि स्वयं अंग्रेज उत्तरदायी थे। क्योंकि अवध के प्रशासन में सुधार इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि अवध के नवाबों को अंग्रेजों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अवध की तात्कालिक परिस्थितियों में, जबकि वहाँ के वास्तविक शासक अंग्रेज ही बन गए थे और आंतरिक प्रशासन में रेजिडेंट मनमाना हस्तक्षेप कर सकता था, अवध के शासन में उस समय तक कोई सुधार संभव नहीं था, जब तक कि अंग्रेज नवाब के साथ सहयोग न करें। वास्तव में अंग्रेज अवध के शासन में सुधार के लिए इच्छुक नहीं थे। वो तो शासन की खराबी को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का आधार बनाना चाहते थे।
क्योंकि यह भी सही है कि अवध का विलय करने के बाद भी कंपनी ने अवध के प्रशासन में कोई सुधार करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उनका वास्तविक उद्देश्य अवध के शासन में सुधार करना नहीं, अपितु अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं था। कर्नल स्लीमैन ने तो अवध के विलय को एक भयंकर राजनीतिक भूल कहा, जबकि कुछ लेखकों ने इसे महान डकैती कहा है।